प्रीति कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम गांव घर में। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए लेकर आते रहे हैं। तो आज की जानकारियां क्या-क्या है, आइए इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान भारत में हुए सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मिशन में से एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान को भारत के सभी शहरों और कस्बों को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान ने न केवल सफाई कर्मियों से बल्कि देश के सभी नागरिकों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपील की। अभियान की शुरुआत से ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इससे कचरे को सही तरीके से निपटाने में बहुत मदद मिली। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के उद्देश्य के साथ 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया ये अभियान आज एक संकल्प की भांति लोगों तक पहुंच रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में भी अब काफी बदलाव हुआ है। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जिसके लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं हमारे रत्नीश वर्मा सर, जो कि आपको बताएंगे स्वच्छता के बारे में। तो सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या लाभ है और इससे क्या क्या स्वच्छता से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती है। सबसे पहले तो धन्यवाद दूरदर्शन का कि अपने घर कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, इसके लिए धन्यवाद। तो जैसा कि आपका प्रश्न था कि किस तरह के कार्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में किया जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दूसरा चरण है। पहला चरण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का था 2014 से लेकर 2020 तक, और 20 के बाद 2025 तक इसे दूसरे चरण का नाम दिया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। पहले चरण में जैसा कि आप जानती हैं कि इसमें शौचालय निर्माण का कार्य मुख्यतर किया गया, और ऐसे परिवार जहां शौचालय नहीं है या किन्हीं कारणों से उनको शौचालय निर्माण नहीं कर पा रहे हैं या किसी के पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं, ऐसे सभी परिवारों को, और बिहार राज्य में APL BPL दोनों ही उस वक्त जो एक कैटेगरी थी उसमें शौचालय का निर्माण किया गया। और वर्ष 2019 2 अक्टूबर को हमने इस मुहिम के तहत संपूर्ण स्वच्छता का ODF प्राप्त कर लिया और हम लोग दूसरे चरण में आए। हालांकि शौचालय निर्माण की जो कार्य हैं वो अभी भी किए जा रहे हैं। जो नए परिवार हैं, माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, जो परिवार नए जुड़ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, उनके लिए शौचालय का निर्माण अभी भी कराया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1,38,00,000 शौचालय राज्य में इस कार्यक्रम के विभिन्न समय में बनाए गए हैं। तो आज की तारीख में लगभग 1,38,00,000 शौचालय राज्य में है और नए शौचालय भी निर्माणाधीन है। एक ये हो गया कार्य जो किया जा रहा है जैसा आपने पूछा। इसके अलावा दूसरे चरण में जो कि 2020 से लेकर 2025 मार्च तक होगा, उसमें ODF प्लस उसका नाम दिया गया। एक हो गया ODF S सस्टेनेबिलिटी, जो भी शौचालय या स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया उसको हम उसके स्थायित्व के लिए काम करेंगे और उसको हम आगे लंबे समय तक कार्यरत रखेंगे। दूसरा कार्य कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का काम किया जा रहा है। तरल अपशिष्ट के लिए हर घर में और समुदाय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य किया जा रहा है। ये जो बायोगैस बनता है, जिसको गोबरधन कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जिसके तहत गोबर एवं जो कृषि अपशिष्ट है उसको उससे गैस बना के ईंधन के रूप में या स्कूलों में ईंधन के रूप में या बिजली भी निर्माण करने का कार्य एक आध जिले में किया जा रहा है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। और इसके अलावा आने वाले समय में आप जानते होंगे कि मलयुक्त कीचड़, जिसे फीकल स्लज मैनेजमेंट कहते हैं, उस पर भी कार्य किया जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि राज्य में पूरे भारतवर्ष में तो किया जा रहा है, लेकिन बिहार में विशेष रूप से इन सभी बिंदुओं पर बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि गांव क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्वच्छता को लेके जो भी उसके अव्यय हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके जरिए हम अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर और समृद्ध बनाएं। तो इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि राज्य में तकरीबन 36,000 गाँव को हम ODF प्लस मॉडल घोषित करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तकरीबन 16,000 गांव मॉडल हैं। आने वाले 6 महीने में जो बचे हुए हैं सबको कर लिया जाएगा। तो सर हमें ये बताइए कि ग्रामीण वासियों के लिए जो स्वच्छता अभियान अभी जो चलाया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है जिससे हमारे ग्रामीण वासियों इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे चरण में, जो कि 2020 से लेकर 2025 मार्च तक किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से जो पूर्व की योजनाएं थी, जैसे कि शौचालय निर्माण या स्वच्छता परिसर का निर्माण, वो भी किया जा रहा है। इसके अलावा नए रूप से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। गोबरधन इकाई निर्माण का बायोगैस के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा मलयुक्त कीचड़ के लिए अभी योजना बना के काम करने का प्लान किया जा रहा है। एवं पूरे गांव को, लोगों को जागरूक करते हुए गांव को ODF प्लस मॉडल घोषित करने का योजना है और उस पर काम किया जा रहा है। ये मुख्य कंपोनेंट हैं जिन पे हम अभी SBMG फेज़ 2 में कार्य कर रहे हैं। तो सर हमें ये बताइए कि अभी आपने जितने भी बिंदुओं पे हमें बताए कि ये सब लाभ मिल रहा है, हमारे ग्रामीण वासियों को ये सब लाभ मिलना चाहिए, इसको थोड़ा विस्तार रूप से बताइए कि और क्या क्या इसमें फ़ायदा पहुंच सकता है जिससे कि वो और स्वच्छता की ओर जागरूक हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा है कि हर अपव्यय में क्या काम किया जा रहा है, हर बिंदु पे क्या कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो IIHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने इस 5 वर्षों में लगभग 20 से 25 लाख घरों को, जिनके पास शौचालय नहीं है किन्हीं कारणों से, या तो नए परिवार हैं या माइग्रेंट हैं, तो उनको शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण के बाद दिया जा रहा है, जिसमें 12,000 रुपया एक परिवार को, लाभुक को, पात्र लाभुक को शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। दूसरा कि ऐसे गांव में ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों के पास शौचालय का खुद का ज़मीन नहीं है, तो वो CSC समुदाय कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, तो समुदाय स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रखंड स्तर पर ये निर्माण कराया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे, और लगभग 3 लाख रुपया खर्च किया जाता है इसके निर्माण में, जिसमें 3 से 4 शौचालय होते हैं, नहाने का जगह होता है, कपड़े धोने का जगह होता है, पानी की फैसिलिटी होती है। तो ये एक कार्य है जिससे ऐसे परिवार या ऐसे लोग जो कि शौचालय जिनके पास खुद का नहीं है, या अगर कोई पर्यटक है या कोई विशेष स्थल है, राजमार्ग है, ऐसे जगहों पे ये किया जा रहा है। ये 2 कार्य किए जा रहे हैं शौचालय के लिए। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में ये देखा जा रहा है कि कैसे हम गांव में ये जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है, जिसमें कि बचा हुआ खाना हो या जो भी सामान वो लाते हैं वो बचा हुआ हो,
या जो प्लास्टिक आजकल आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये है, इन सबों पर कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए हर ग्राम क्षेत्र में एक पैडल रिक्शा दिया जा रहा है और एक ई रिक्शा ग्राम पंचायत स्तर पर, और पैडल रिक्शा से लोग जाते हैं, हर घरों से जो बचा हुआ कचरा है वो लेते हैं। कचरे के दो भाग में लेते हैं, सूखा और गीला। सूखे को रिसाइकिल करने का उपयोग में लाया जाता है एवं गीला को खाद बनाने में। तो इसके अलावा हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक WPU का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट प्रोसेसिंग इकाई यूनिट। इस वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में ये जो कचरा घर घर से संग्रहित किया जाता है, इसको लेके वहाँ लोग आते हैं और वहाँ पे हमारे कर्मी इसको खाद बनाने में या रिसाइकलिंग के लिए अलग रखने में काम करते हैं। इसके अलावा जो तरल अपशिष्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, उसमें समुदाय स्तर पर सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है। जो गांव में आपने देखा है कि नालियां हैं, उन नालियों में छोटे छोटे टैंक बना करके उनको साफ़ करने की एक यूनिट बनाई जा रही है। इसके अलावा जो नालियों के मुहाने पे एक नाली एंड सोख्ता पॉइंट के रूप में बनाया जा रहा है। और जो बड़े गांव हैं वहाँ पर बड़ी इकाइयाँ, जिसको हम WSP कहते हैं, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एवं अलग अलग और जितने भी तकनीक हैं, ताकि पानी जो ग्रे वाटर जिसे हम कहते हैं, गंदा पानी, उसका हम उपचार कर पाएँ, उपचार के उपरांत उसको कृषि में अन्य कार्यों में छोड़ा जा सके। तो ये हो गया ठोस एवं तरल अपशिष्ट में। प्लास्टिक प्रखंड में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे इन ग्रामीण क्षेत्रों से संग्रहित किया गया प्लास्टिक को लाया जाता है और यहाँ पे पुनः प्रसंस्करणकृत करके इसको रिसाइकलर को बेचा जाता है, और इससे मिलने वाले जो आय हैं उसको इस कार्य में लगाया जा रहा है। इसके अलावा गोवर्धन इकाई जिला स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें गोबर का उपयोग एवं कृषि अपशिष्ट का उपयोग गैस बनाने में किया जा रहा है, ताकि लोगों को गैस मिल सके, पर्यावरण को थोड़ा हम शुद्ध कर पाएँ, सहायता कर पाएँ। और तीसरा है कि जो कृषि अपशिष्ट है उसका भी एक समेकित प्रबंधन हो पाए। तो ये 3-4 तरीका है। इसके अलावा फीकल स्लज मैनेजमेंट में हम लोग जो घरों से निकलने वाला, सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो मल है, मल के साथ जो पानी है, उसके भी उपचार में, तो आप जैसे शहरों में देखते हैं कि एक गाड़ी वैक्यूम ट्रैक्टर होता है, वो ले जाता है, उसे इधर उधर डिस्पोज करता है। तो योजना ये बनाई जा रही है कि इसका बढ़िया से उपचार किया जाए और इसके लिए अलग से इकाई बनाई जाए, जहाँ पे इनका साइंटिफिक तरीके से हम वो कर पाएँ। ये पूरा योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप देख रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे और स्वच्छता की ओर आपका जागरूकता भी बढ़ा होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है घरेलू नुस्खे। तो घरेलू नुस्खे में दर्शकों आप जान सकते हैं कि हमारे आसपास घरेलू सामान इतने सारे होते हैं, उसको किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये अदरक देख सकते हैं, जनरली हम इसको बहुत किचन में हर कोई इससे अवेयर है। 2 फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है। एक तो कच्चा फॉर्म में हम लोग जनरली सब्जियों में या मसालों के तौर पे डाल के खाते हैं। दूसरा इसको सुखा के इस्तेमाल करते हैं, जिसको सौंठ बोलते हैं। सौंठ इस्तेमाल होता है। ये आंत की बीमारियों के लिए, खास के पेट के लिए, बहुत ऐसे लोग जिनके पेट में थोड़ी सी नमी आ जाती है, मतलब कि कहते हैं ठंडा हो गया है, उस कंडीशन में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन जब भी इसका यूज़ करें, ध्यान रखें कि वो पेशेंट जिनको पाइल्स हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो या हेमराइड्स हो, वो इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये गर्म होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हो सकता है पाइल्स को बढ़ा दे। तो इसका बेहतर हम लोग सब्जियों में भी डालते हैं। जो बार बार लोगों को फ्लैचुलेंस हो जाता है, नफक जिसको बोलते हैं, गैस बहुत ज़्यादा होता है, पेट पूरा फूल जाता है, उनका खाना अनपच हो जाता है, उबकाई आने लगती है, तो ऐसे लोगों को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल यूज़ भी, और दूसरे इसको मिक्स करके भी दूसरी चीज़ों के मसालों के साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एलो के साथ भी
मेथी के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। और कभी कभी इसके छोटे छोटे पीसेस काट के रख लें, उसको किसी भी स्वीटनर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है गले में ख़राश हो जाती है, बहुत दिनों तक खांसी रहती है, वो जाती नहीं है, तो उसमें, और वो खांसी जिसमें बहुत ज़्यादा पुराने किस्म के जो बलगम निकलते हैं, तो उसमें इसके छोटे छोटे 1-1 इंच के पीसेस बना लें और उसको चुई करें, अकेला इसको मतलब कि चबा के खाएं तो बहुत अच्छा इस्तेमाल है। गले की जो ख़राश होती है और जो लसलसापन होता है वो सारी चीज़ दूर कर सकता है। माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कड़वापन है तो ज़रूरी है कि इसमें कोई मिश्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप गुड़ के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कंपाउंड प्रोडक्ट भी इससे बनते हैं यूनानी मेडिसिन में, तो वो अलग है। लेकिन नेचुरल फॉर्म में इसको आप टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जनरली हम लोग हर्बल टी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके छोटे पीसेस काट के डाल देते हैं। और बेहतरीन वाला एंटीऑक्सीडेंट है, आंतों को साफ़ करता है, क्लीनिंग करता है ये पूरे आंत को। और ख़ास के ऐसे लोग जो चर्बीदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या वो इस तरह के खान पान करते हैं जो पेट में जमा रह जाते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को चाहिए कि रेगुलर इसका इस्तेमाल करें। बेहतर है कि खान पान की सब्जियों के साथ साथ इसको, जैसे जिंजर टी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप मार्केट से ना लेके इसको बनाया जिंजर टी का ना लेके आप घर पे इसको सीधे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेके। तो दर्शकों, घरेलू नुस्खे में अभी आपने देखा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। उम्मीद है आपको ये घरेलू नुस्खा काफ़ी पसंद आया होगा। तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है योगासन आपके लिए। आपको तो पता होगा कि योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इससे हम स्वास्थ्य को स्वच्छ और तंदुरुस्त और फुर्तीला बना सकते हैं। तो आज हमारे योग गुरु आपको क्या क्या योगा सिखाते हैं, आइए देखिए और साथ में कीजिए। दर्शकों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को संतुलित करने के लिए हमें योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, वरना हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए एक बहुत सारे आसन लेके आए हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथी इस आसन को आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए, पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी या फिर दोनों पैरों को सटा के रखें। अपने दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाके अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और सर पे ले आएं। हथेली आसमान की तरफ रहेंगी। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर खींचें। अपने भुजाओं को, वक्ष को, पूरे शरीर को ऊपर खींचें। एड़ी उठा ले ज़मीन से। अपने पूरे शरीर का भार पैरों के उंगलियों पर रखें। इस अवस्था में कुछ क्षण रहें, जितना देर आप रह सकते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे फिर पुनः अपने पहले अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। इस आसन को हम एक बार और करेंगे। पुनः इस आसन को करें। दर्शकों, इस आसन को आप जितना देर रख सकते हैं उतना देर ऊपर करके रखें, फिर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। दर्शकों, ताड़ासन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों के लिए, जिनका हाइट नहीं बढ़ता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। जो व्यक्ति लंबे समय तक चेयर पर बैठ के ऑफिस में कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, उनके लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। जो व्यक्ति अपने पीठ के दर्द से ग्रसित है, उन्हें इस आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो गर्भवती महिला है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अब अपना
अब अगला आसन हम करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूर्ण तितली आसन करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, दोनों तलवों को आपस में सटा लें, दोनों हाथों के उंगलियों को फंसा के पंजों को पकड़े और तितली के भांति धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। ये आसन हम अपने पैरों को लचीला बनाने के लिए करते हैं। किसी भी प्रकार के आसन करने से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे पैरों की मांसपेशी ढीले हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार की दर्द का महसूस नहीं होता है। ये आसन गर्भवती महिलाओं के लिए अति उत्तम होता है। उन्हें इस आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस आसन को आप 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। तो दर्शकों, योगा करके आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी मन स्वस्थ महसूस हो रहा होगा। तो अब चलिए आपके मनोरंजन के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। किरलिया दिले सहर बिचे सिटी, आजू घर बालम आई है ना। रेलिया दिले सहर बिचे सिटी, आजू घर बालम आई है ना। रेलिया दिले सहर बिचे सिटी, आजू घर बालम आई है ना। बालम आई है ना रे सखिया, बालम आई है ना। बालम आई है ना रे सखिया, बालम आई है ना। किरलिया दिले हो, किरलिया दिले सहर बिचे सिटी, आजू घर बालम आई है ना। रेलिया दिले सहर बिचे सिटी, आजू घर बालम आई है ना। उचरत का गया जे हमरो अंगनवा, खनकी के शोर करे हाथ के कंगनवा। उचरत का गया जे हमरो अंगनवा, खनकी के शोर करे हाथ के कंगनवा। कि कबले छछनत दिनवा बीती, आजू घर बालम आई है ना। कबले छछनत दिनवा बीती,
हैं दर्शकों, आपको ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।